दो। सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके जसपुर क्लासेज में। क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है, परमाणु की संरचना। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मैं तरंगे आपको पढ़ा रहा हूँ, तरंगों के प्रकार 2 होते हैं। यांत्रिक तरंगे पढ़ा चुका हूँ, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक जब तरंगे हमने पढ़ाई थी आपको तो उसमें बताया था कि भाई उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये इनका अंतर है। ध्यान रखना, कभी कभी दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या डिफरेंस है। तो अब मैंने एक ब्रैकेट में एक लाइन और लिख दी है, चाल जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, तो वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद ये शून्य यानी निर्वात वैक्यूम में भी चल सकती हैं। इनके लिए मतलब माध्यम तो डिपेंड करता ही नहीं, माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं। तो माध्यम हो तब भी काम करेंगे, नहीं हो तब भी काम करेंगे। तो जब माध्यम नहीं होता है तो वहाँ क्या मौजूद होता है? वैक्यूम मौजूद होता है, निर्वात। जैसे कि स्पेस, वहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, ठोस द्रव गैस तीनों में से कुछ मौजूद नहीं है, मगर ये वहाँ भी जो है चलती हैं, काम करती हैं। तो ये शून्य यानी निर्वात यानी वैक्यूम में भी चल सकती हैं, सिंपल सी बात है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ एग्जाम्पल, प्रकाश तरंगे हो सकती हैं, आपकी एक्सरे तरंगे हो सकती हैं, गामा किरणें हो सकती हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के तो ये आपके एग्जाम्पल हुए। तो यहाँ पे तरंग के प्रकार खत्म हो जाता है, यहाँ पे तरंग का प्रकार खत्म हुआ। अब एक चीज़ आती है तरंग शब्दावली की। जब हम तरंगों के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ उसके वर्ड्स हैं जो हमको जानने चाहिए। तो मैंने लिखा तरंग शब्दावली। पहला नंबर मैंने क्या लिखा? आयाम, हेडिंग डाला आयाम, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो तरंग संचरण की दिशा से लंबवत निकटतम श्रृंग। अब ये श्रृंग क्या होता है? तो पहले डायग्राम को समझते हैं। देखिए, मैंने ये एक यहाँ पे मान लीजिए कि ये बॉल है, दीवार है, और ये इस तरफ तरंग संचरण की दिशा गई। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक स्रोत है जहाँ से आपकी क्या हो रही है? तरंग निकल के जा रही है, ठीक। यानी ये दिशा है, आप इसको कह सकते हैं कि ये तरंग संचरण की क्या है? दिशा है, और यहाँ से ये तरंग निकलेगी। अब ये तरंग देखिए, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल बनाया कि ये तरंग है। तो देखो, ये इसकी दिशा है, और दिशा के लंबवत ऊपर की तरफ और दिशा के लंबवत नीचे की तरफ जो अधिकतम दूरी होगी, ठीक, जो ऊपर वाला बिंदु होगा इसको क्या बोलते हैं? श्रृंग कहते हैं। और जो तरंग संचरण की, तरंग तो ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक, और ये इसकी दिशा है, तो इसके लंबवत नीचे की तरफ जो अधिकतम दूरी हम देख रहे हैं, यानी वो जो लास्ट का बिंदु होगा उसे बोलते हैं गर्त। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसको श्रृंग कहा जाता है, इसको गर्त कहा जाता है। यहाँ पे ये श्रृंग होगा, ठीक है, ये क्या होगा? आपका गर्त होगा, ये श्रृंग होगा। इस तरह से श्रृंग ऊपर बनता है और गर्त आपका क्या बनता है? नीचे। गर्त माने गड्ढा भी होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई गर्त गड्ढा यानी नीचे की तरफ, और श्रृंग का मतलब ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रही है आपकी जो वेव है, जो आपकी तरंग है। तो ऊपर जहाँ तक जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? श्रृंग, और नीचे जहाँ तक जाएगी उस पॉइंट को बोलते हैं गर्त। तो अब देखिए, तो मैंने लिखा कि तरंग संचरण की दिशा से लंबवत निकटतम श्रृंग, यानी कि ऊपर वाला जो निकट है श्रृंग, या निकटतम गर्त यानी नीचे की तरफ, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। यानी ये है तरंग संचरण की दिशा, इसके लंबवत ऊपर जो दूरी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा आपका आयाम। इसको ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। नीचे की तरफ गए तो ये आपका क्या बनेगा? आयाम बन जाएगा। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसे ए से डिनोट करते हैं, आयाम बोलते हैं। और नीचे एसआई मात्रक इसका क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि एक तरह का विस्थापन है। ये एक तरह का क्या है? विस्थापन है। तभी तो यहाँ लिखा ना निकटतम। निकटतम को आप न्यूनतम भी बोल सकते हैं कि भाई न्यूनतम गर्त की तरंग संचरण की दिशा से जो न्यूनतम लंबवत दूरी है वो क्या है? उसका आयाम है। तो दूरी है तो भाई मीटर में इसका एसआई मात्रक होगा, वो मैंने लिखा, ए से डिनोट करते हैं। ये आ गया आपके श्रृंग और गर्त। अब दूसरा हेडिंग आता है आपका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? तो अब देखिए, 2 श्रृंग और गर्त आपको समझ में आ गए। देखो, ये भी श्रृंग है, ये भी आपका श्रृंग है, ये भी आपका क्या है? श्रृंग है। ये नीचे ये गर्त है तो ये भी आपका गर्त है। तो 2 श्रृंगों के, चाहे तो आप ये वाले 2 श्रृंग ले लो या ये वाले 2 श्रृंग ले लो, 2 श्रृंगों के बीच की जो दूरी होगी ये, इसको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी कह लो, या इसको कह लो 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं भैया जी लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। देखो, 2 क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। एसआई मात्रक इसका भी मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक तरह की डिस्टेंस है भैया, ठीक। अन्य इसके मात्रक नैनोमीटर भी हो सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम भी इसका मात्रक लिखा हुआ आ सकता है। तो जब भी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तब कभी कभी आपको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिल सकता है।
मीटर की जगह, तो हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में और अपना न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। तो ये बातें थी तरंग दैर्ध्य के बारे में, और यहाँ पे मैंने बात बताई आपको आयाम के बारे में। अभी इसके और कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इसको नोट करते चलिए हाथों हाथ।